नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे और आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। उत्तर प्रदेश में 3 चरण का मतदान हो चुका है। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें 59 विधानसभा सीटें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले की हैं। और इसी पर 16 इस चरण में 16 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है और 59 विधानसभा सीटों के लिए कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें जो जिलों के हमने नाम लिए, इन्हीं में से कुछ जिलों पर हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और इसी पर हमारे साथ चर्चा पर लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ संवाददाता और बताएंगे कि जमीनी हकीकत आखिर क्या है। आपको उन दोनों संवाददाताओं से परिचय करा देते हैं। देखिए, लखनऊ से हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं जो जमीनी हकीकत को हमको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल वहां पर चल रहा है। तो लखनऊ से हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव है और उन्नाव से आशुतोष पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जो उन्नाव के बारे में हमें जानकारी देंगे कि किस तरीके से लगातार चुनावी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही थी, जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा था, तो इसका कितना असर जमीन पर होने वाला है और जनता क्या कुछ अपना मन बना रही है। तो चलिए सबसे पहले लखनऊ चलते हैं। राहुल जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से देखिए तीसरे चरण का जो ये चुनाव हुआ और खत्म होते ही तुरंत ही, चाहे फिर वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी, दोनों ही लोग अगली जनसभा यानी चौथे चरण की तैयारी को लेकर के सड़कों पर देखे गए थे, तो कितना वो कामयाब होते नजर आए हैं और लखनऊ के मन में आखिर क्या कुछ चल रहा है? लेकिन इससे सभी राजनीतिक पार्टियां आरोप का दौर है जिसे तो लगातार निशाना साध रही है वोटों के बीच का दौरे कर रही है कि कल किस तरह से इसको लेकर भी तमाम राजनीतिक दलों में यहाँ लखनऊ की बात कर रहे हैं तो वोट को निकाला था। कई जनसभाएं किसी प्रत्याशियों तक की लखनऊ में आपने जनसभा की थी से भी रोड शो बता किए। प्रियंका गांधी ने भी कल जिस तरह से आपको देखा था कि चिन्हट के रुख किया था, संपर्क किया था, ये नहीं तो साथ सभी ने जो रखी जिस तरह की सभी खुद रखने की यूपी से जिस तरह शुरू होना और वो अवध क्षेत्र में आ गया है। कल की बात करें तो कल करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता है वो 24 जो भागने का फैसला करेंगे। सुबह 7 शुरू होगी दुकान से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, चुनाव आयोग की तरफ से भी ये तमाम कार्य पूरी कर ली गई है। 2017 नीति की सरकार से होता है, तमाम मुद्दे हैं उसके पास जिससे 2 साल जो कोविड कई लोगों ने अपनी जान कराया है, लोगों ने जान गंवाई है। इसके अलावा महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की बात कर कार्रवाई। राहुल, थोड़ी सी आवाज आपकी हम तक साफ पहुंच नहीं पा रही। चलिए तब तक उन्नाव चलते हैं और आशुतोष से भी सवाल लेते हैं कि आखिर आशुतोष आप क्या स्थिति देख रहे हैं उन्नाव में? आखिर जो जनता है वो किन मुद्दों को लेकर के कल वोट डालने के लिए निकलने वाली है? जी, आपको बता दें कि उन्नाव में 6 विधानसभा सीटें हैं और इसके लिए कल मतदान होना है। फिलहाल अगर जनता की बात करी जाए, राजनीतिक दल से जुड़े लोगों की बात करी जाए तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल जनता जो है खुले तौर से नहीं बता रही है। ये माना जाए कि मतदाता एकदम शांत है, लेकिन ये हकीकत है कि जो वोट अगर बहुत कुरेदने पे जो समझ आ रहा है कि कहीं न कहीं राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर वोटिंग होने वाली है। इसके साथ साथ आवारा जानवर की भी बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर भी अन्नदाताओं में काफी रोष है। तो ये भी चुनाव में 6 विधानसभा में आपको बता दें कि ये भी विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा बन सकता है। जी, आवारा पशुओं का आपने जिक्र किया, तो आखिर जिसका लगातार देख रहे हैं कि उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और जहां तक ये बड़ा मुद्दा है भी क्योंकि किसानों के लिए एक सिरदर्द बन गया आवारा पशु, तो इसको लेकर चुनावी पार्टियां आखिर क्या कुछ वादे कर रही हैं और क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं? आपको बता दें कि जब 20 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली थी उन्नाव के अंदर, तो आवारा जानवर की सहन इस कदर ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी मंच से कहना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि आवारा जानवर
काफी समस्या है, कुत्ता जानवर काफी समस्या है, ये हम किसान भाई जानते हैं। आप हमारे पर विश्वास करिए, ये मोदी कहते जा रहा है कि 10 मार्च के बाद आवारा जानवर नहीं दिखेंगे, तो इससे ये माना जा सकता है ये साफ था कि किस तरह से प्रधानमंत्री तक ये जानकारी थी कि आवारा जानवर भारतीय जनता पार्टी की गणित गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को जनता को कन्विंस करना पड़ा। जी। अगर वहां पर लोकल लेवल की बात करें तो चुनावी पार्टियों द्वारा क्या कुछ वादे किए गए कि अगर वो सरकार में आती तो क्या कुछ वो काम करेंगी? देखिए, जिस तरीके से ये वादा किया गया 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, स्कूटी देंगे, तो ये तो एक पूरे समीकरण को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। लेकिन अगर एरिया वाइज बात करें तो वहां के विधायक का क्या कुछ कहना है? अगर वो सत्ता में आता है तो क्या काम करेगा और जनता को और क्या काम चाहिए अपने विधायक से? अगर हम आपको बता दें कि अगर आप बात करें सिलसिलेवार भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोदी और योगी के नाम पर चुनाव मैदान में है। इसके साथ साथ जो केंद्र की योजनाएं थी, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं थी, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला योजना के अलावा किसान सम्मान निधि और जो मुफ्त राशन कोरोना काल में बांटा गया, ये अहम मुद्दे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो कांटे की लगा टक्कर दे रही है। लगभग 6 विधानसभा पर समाजवादी पार्टी भाजपा की को बहुत कांटे की टक्कर दे रही है। आपको बता दें कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने भी जो है तमाम वादे कर रखे हैं। जिस तरह से उनके सीएम ने कहा कि सीएम उम्मीदवार ने कहा माफ कीजिएगा अखिलेश यादव ने, तो वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। जहाँ तक 300 यूनिट जो बिजली फ्री का मुद्दा है, वो जो है शहरी मतदाताओं को कुछ न कुछ रुझा रहा है। जी, चलिए, लखनऊ से राहुल भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। राहुल, आपसे मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि लखनऊ में भी कुछ इलाके ऐसे जो इटावा के सैफई जैसा नजारा है, तो यानी कि सपा वोट बैंक वहां पर मजबूत नजर आता है, तो जमीनी हकीकत आपको क्या लगती है? क्या कुछ ऐसे हैं और क्या स्थिति ऐसी बन सकती है जहां पर इनका वोट बैंक पक्का नजर आ रहा है अगर सपा की बात की जाए? राहुल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद राहुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो आशुतोष आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या उन्नाव में भी कुछ स्थिति ऐसी है जहां पर विपक्ष हावी हो सकता है पक्ष पर? जी, आपको बता दें, ये कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन हमने बताया कि 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों में अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का 2017 के चुनाव में 5 में कब्जा था और एक साल 17 के बाद 18 में जो एक सीट बहुजन समाज पार्टी ने केवल जीती थी पूर्वा की, वो भी जो विधायक थे अनिल सिंह वो भाजपा हो गए थे विधान परिषद चुनाव में, और इस समय वो वर्तमान में भी भाजपा के ही तकलीफ दे सकते। तो इस तरह से माना जा सकता है कि 6 सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में थी। लेकिन इस बार 2022 के अगर चुनाव की बात करें तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से ही कड़ी टक्कर मिल रही है। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी का वोट आमतौर पर माना जाता है कि साइलेंट होता है, बहन जी का वोट है वो पड़ता है, लेकिन चुनाव जो है वो जबरदस्त तरीके से सपा और भाजपा के बीच में ही दिख रहा है। तो देखिए, बिल्कुल जबरदस्त टक्कर होने वाली है, चाहे फिर वो सपा हो या भाजपा हो, दोनों आपस में जबरदस्त टक्कर होगी और अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। तो वहीं राहुल से एक बार जान लेते हैं। राहुल, मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या लखनऊ में भी कुछ इटावा के सैफई जैसा कुछ जगहों पर नजारा हो सकता है, यानी जहां पर सपा अपना वोट बैंक पक्का करती दिख रही है? क्या कुछ ऐसे इलाके हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लखनऊ के समीकरण की बात करें तो 9 विधानसभा सीट है और इस बार जो प्रत्याशियों को उतारने की बात हुई थी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ये चल रहा था कि पहले अपने प्रत्याशी घोषणा कौन करे। निश्चित तौर पर बीजेपी ने जहां अपने जो कई सिटिंग विधायक है उनके बंदा जैसे ब्रजेश पाठक जो मंत्री है उनका उन्होंने सीट बदली है, तो समाजवादी पार्टी ने भी अभिषेक मिश्रा जो पूर्व मंत्री थे समाजवादी सरकार में उसको उतारा। इसके अलावा राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया श्रीनगर पे, क्योंकि स्वाति सिंह का टिकट वहां से काटा गया। तो निश्चित तौर पर तमाम रस्ताकसी है सबके बीच में कि कौन प्रत्याशी जीत सकता है, इसको तमाम विचार करके उतारा गया। क्योंकि लखनऊ की बात करें तो पिछली बार 8 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी आई थी, लेकिन इस बार की स्थिति है कि जो सीटें बदली गई है कहीं ना कहीं जो फीडबैक मिला है भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी को, उसी के अनुरूप उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा। देखना होगा कि क्या जनता समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी भरोसा करती है या जो वर्तमान सरकार है उससे भरोसा करती है। लेकिन लड़ाई अगर की बात है, लड़ाई कांटे की है। लगातार अखिलेश यादव ने लखनऊ में रोड शो किया था, तमाम जगह पर दो प्रत्याशियों के
समर्थन प्रचार करने गए थे। कांग्रेस भी लगातार यहाँ पर लखनऊ में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उसने भी प्रत्याशियों को जो उतारा है वो काफी जो TNRC में जो जेल में गए थे उनको उन्होंने प्रत्याशी उतारा। तो कांटे की लड़ाई अब ये देखना होगा कि आखिर जनता किसके पक्ष में मतदान करती। जी बिल्कुल दिलचस्प बात आपने शुरुआत में कही कि देखिए जब ये लिस्ट जारी की जा रही थी तब इंतजार किया जा रहा था कि पहले लिस्ट कौन जारी करता है और उसके बाद दूसरा यानी पक्ष ने अगर लिस्ट जारी की तो विपक्ष तब बाद में लिस्ट जारी कर रहा है, यानी कि फूक फूक कर कदम रखे जा रहे थे। हालांकि मेरे बात इस वक्त ये बात जहन में नहीं थी, लेकिन अच्छा सवाल आपने उठाया कि जब ये लिस्ट जारी करते समय इस तरीके की चीजें हो रही थी कि एक लिस्ट के बाद फूक फूक कर कदम रखे जा रहे थे, तो क्या ये डर को दिखाता है और यही वजह है कि अब ये जो टक्कर होने वाली है ये कांटे की टक्कर साबित होगी? निश्चित तौर पर बिल्कुल, क्योंकि सरकार 5 साल सरकार चला कर बीजेपी चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी सरकार के जो काम है उसको लेकर जनता के बीच में है, उसके ऊपर लगातार निशाने साध रही है। तो ऐसे में प्रत्याशी काफी अहम हो जाता है। जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए कि कहा किस विधानसभा में किस जाति के लोग ज्यादा हैं जो उस प्रत्याशी को जिता सकते हैं, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रत्याशी उतारे गए हैं। और निश्चित तौर पर हर जगह अगर बात करें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। राजेश्वर सिंह जो कि विधानसभा से पार्ट हो गए तो उनके लिए अभिषेक मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके अलावा ब्रजेश पाठक चुनावी मैदान में है। कई ऐसे नए चेहरों को, युवाओं को भी समाजवादी पार्टी ने इस बार मौका दिया। तो निश्चित तौर पर कांटे की लड़ाई है। लगातार समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो बीजेपी सरकार को घेरने पर लगे हुए हैं, तमाम नाकामी गिना रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे विकास की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, सभी मुद्दे पर घेरा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है और जो चुनाव मुद्दों के बीच में होना चाहिए था वो चुनाव अब ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ गया है। अब चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो चुका है। आतंकी घटनाएं इसमें शामिल हो गई हैं, जिस तरह से लगातार आतंकवादी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो फोटो वायरल की जा रही है, तो तमाम चीजें हैं। अब ये देखना होगा कि जनता आखिर विकास के मुद्दे पर अपना मतदान करती है, जिस तरह से राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जिन्ना या आतंकवादी की तमाम मुद्दे उठाकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता उसको ध्यान में रखकर वोट करती है। बिल्कुल बेशक तौर पर ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर किन चीजों को ध्यान में रखकर के वोट किया गया है। लेकिन आपने एक बात कही विकास को लेकर के, तो हमने आशुतोष से भी जानने की कोशिश करी, वहीं आप भी हमें बताएं कि लखनऊ में क्या है, यानी कि अगर ओवरऑल बात की जाए तो 300 यूनिट फ्री बिजली हो या स्कूटी हो या बिल माफ हो, बहुत सी बातें की जा रही हैं। लेकिन अगर लखनऊ की जनता की बात की जाए तो अपने विधायकों से वो किस तरीके का विकास चाहती है और कौन से मुद्दे वहां पर लोकल लेवल पर उठाए जा रहे हैं? देखिए, राजधानी लखनऊ की बात है। राजधानी लखनऊ में जो सबसे बड़ा मुद्दे की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है बेरोजगारी है, क्योंकि राजधानी लखनऊ है तो यहाँ पर जो तमाम अन्य सुविधाएं हैं उसको देने में हर सरकार यहाँ पर आगे रहती है। क्योंकि राजधानी लखनऊ वो मामला चाहे बिजली की बात करें, लेकिन जिस तरह से बिजली फ्री देने की बात कही जा रही है इस बार सरकार की तरफ से, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इसके अलावा महिलाओं को लेकर भी इस बार खास मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस 40% आरक्षण देने की बात है, उसके बाद तमाम पार्टियां हैं जो इस बात करी। समाजवादी पार्टी भी 33% आरक्षण दे रही महिलाओं को। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा जुड़ा हो, क्योंकि स्वास्थ्य का भी मुद्दा काफी अहम हो जाता है लखनऊ के लिए, क्योंकि राजधानी लखनऊ में तमाम जिलों के लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। जिस तरह से कोविड के समय यहाँ की स्थिति देखी गई थी वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जनता के जहन में है कि वो आखिर इन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देते हैं या कि उनके जहन में जो सरकार ने काम किया है पिछले 5 सालों में उसका फीडबैक है, या वो फिर विपक्ष को मौका देना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास भी रहा है, कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। बिल्कुल, इस बार विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा सभी को ध्यान में रखा जाएगा और यही कारण है कि इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आशुतोष उन्नाव से आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये समीकरण बनता दिख रहा है। तो ये तो अभी 2 जिलों की हमने बात करी, लखनऊ की और उन्नाव की। ब्रेक यहां पर हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और जिलों की भी हम बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और एक बार बता दें आपको कि देखिए उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान हो रहा है और 3 चरणों में मतदान हो चुके हैं। चौथे चरण की अब बारी है और हम बात कर रहे हैं जहां पर देखिए चौथे चरण के जिन जिलों में वोट पड़ने वाले हैं, इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और जमीनी हकीकत जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के चलते देखिए अब हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं और बांदा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए अनंत दीक्षित और संवाददाता लखीमपुर खीरी से हैं हमारे साथ अशरफ अंसारी। तो सबसे पहले बांदा चलते हैं। देखिए अनंत, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या जमीनी हकीकत आप वहां पर देख रहे हैं
क्या जो ये जनसभाएं की जा रही हैं और ये जो लगातार चुनावी वादे किए जा रहे हैं, घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, तो जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है? क्या सोचकर वो कल वोट करने के लिए निकलने वाली है? में चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरी तरीके से चुनाव अगला बनाम पिछला हो। बांदा में 4 विधानसभा सीटें हैं, बांदा सदर, मुरैनी, इंद्रारी और बरेली। बरेली का जो सीधा मुकाबला है समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी से, ठीक है। मुरैनी का जो मुकाबला है वो भाजपा का बसपा से है। बांदा सदर में त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा, बसपा और समाजवादी पार्टी तीनों बराबर से लड़ रही है। और फुलवारी में भाजपा, बसपा। अनंत, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, टेक्निकल टीम वर्क कर रही है। तब तक आइए हम लोग अशरफ अंसारी से बात कर लेते हैं, जो कि लखीमपुर से हैं। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या जमीनी हकीकत आप वहां पर देख रहे हैं? लगातार फील्ड पर रहकर आप रिपोर्ट हम तक पहुंचाते हैं, तो इस बार क्या देख रहे हैं? आखिर कल जब जनता वोट करने के लिए निकलेगी तो किन मुद्दों को वो ध्यान में रखेगी अपना मताधिकार का प्रयोग करने से पहले? ये हमको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लखीमपुर की बात करते हो, लखीमपुर में 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 विधायक जीत की कगार पर। अगर 2017 की अगर बात की जाए तो 17 में भाजपा का परचम लहराया था, भाजपा के 8 विधायक थे, कुल बहुमत है। लेकिन लखीमपुर की अगर बात करते हैं तो तिकोनिया कांड सामने आता है। हालांकि ये जो मेन मुद्दा बना हुआ था तिकोनिया कांड, और एक महिला का गांव में चीरहरण हुआ था, वो भी एक मुद्दा बना हुआ था। हालांकि जो सियासी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां गर्म होती हुई नजर आ रही थी। अब कल जब 6 बजे चुनाव प्रचार थमा, उसके बाद में जो लोगों के मन में शायद लहर सी थी। लेकिन यहाँ अगर चुनाव मुद्दे की बात करें तो बहुत बड़ा मुद्दा था। यहाँ से लखीमपुर जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, धौहारा है, फलिया है, निघासन है, इस तरीके इधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो कोई सरकार आई आज तक बाढ़ के नियंत्रण के लिए कोई अभी तक काम नहीं किया है। तो अगर फलिया की बात करें या निघासन की बात करें और या धौहारा की बात करें तो वो लोग तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, इसलिए कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर लखीमपुर सदर की बात करें, 100 विधानसभा 142 की अगर बात करें तो ये लोग मेन का मुद्दा था शिक्षा, पढ़ाई, और उसके बाद में मुद्दा था महंगाई। महंगाई चरम सीमा पर थी, ऐसा लोग कहते हुए नजर आ रहे थे, आम जनता भी कहती हुई नजर आई थी। जब हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट फलिया में दिखाई गई तो वहां पे किसानों का जो उत्पीड़न हुआ है, किसान बराबर कहते हुए नजर आए थे। उनका गन्ने का बकाया जो बिल था, बकाया जो था वो भी नहीं उनको मिला था। और दूसरी जो ये इस तरीके से यहाँ पे भाजपा नेता के द्वारा ये किया गया था, उसमें भी साफ तौर पर उथल पुथल हुई। लेकिन हालांकि 23 तारीख को यानी कि कल चुनाव होना है, चुनाव होने के बाद में 10 मार्च को ये क्लियर होगा कि जनता क्या चाहती जी। क्या किसानों को साधने का प्रयास नहीं किया गया? और जहां पर आपने बताया कि बाढ़ की समस्या रहती है तो कहीं ना कहीं क्या विकास कार्यों को लेकर के ये धीमा रवैया नजर आता है, तो ऐसे में क्या जो चुनावी पार्टियां या कहें अब हम विपक्ष की अगर बात कर ले तो क्या इस बार वादे किए गए हैं कि अगर हम आते हैं तो विकास कराएंगे और जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उसको भी बाढ़ मुक्त किया जाएगा? इस तरीके के क्या वादे आपको देखे कि नेताओं द्वारा किए गए हों? ये तो अगर पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए तो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे विधायक कहते हुए सपा के नजर आ रहे थे, जो प्रत्याशी है वो कहते हुए नजर आ रहे थे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसको हम सही करवाएंगे, उस पे जो सिस्टम है उसको हम बनवाएंगे, जो उसका रक्षा पुल है कहे उसको हम सही करवाएंगे, इस तरीके से कहते हुए नजर आए। लेकिन अगर सपा की बात की जाए तो सपा की सरकार आई थी लेकिन वहां पे कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन इस समय जो लखीमपुर के अंदर एक मुद्दा है वो किसानों की जो वहां पे हत्या हुई थी उसको लेकर काफी गर्म हुआ था मुद्दा। और विपक्ष में जो पार्टियां थी वो ये कहती हुई नजर आई थी। उसके बाद में अगर महंगाई की बात की जाए तो मैं दोबारा बताना चाहूंगा जो रसोई गैस से लेकर चाहे पेट्रोल हो और पेट्रोलों की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी, डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी, ये लोग कहते हुए नजर आए थे। हालांकि अगर बात करते हैं भाजपा सरकार की तो भाजपा सरकार ने भी अपने कई वायदे गिनाए थे, लचकाव बांटने का भी काम किया था। इस तरीके से भाजपा भी कार्यकर्ता कहते हुए नजर आए थे। यानी कहीं ना कहीं पार्टी की टक्कर रहने वाली है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। बांदा से अनंत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो अनंत, मेरा सवाल आपसे वही है, आप लगातार जमीनी हकीकत को भापते रहते हैं, रिपोर्ट हम तक भेजते हैं, तो यही जानना चाह रहे थे आपसे कि जमीनी हकीकत इस बार क्या कह रही है? जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है? जब वो कल अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मत केंद्र पर जाएगी तो उसके मन में क्या कुछ चल रहा होगा? देखिए, जनता के मन में दोनों बातें चल रही हैं। तो जनता के मन में हिंदुत्व भी चल रहा है, जनता के मन में महंगाई भी चल रही है। अब ये कितना वोट प्रतिशत यहाँ पर पोल होता है इस पर भी निर्भर करेंगे नतीजे।
अगर मतदान प्रतिशत ज्यादा बढ़ता है, 60% ऊपर जाता है, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर मतदान प्रतिशत कम होता है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए दुविधाजनक रहेगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संकट में रहेंगे। इस बात को मद्देनजर रखना होगा। और बांदा में आनंद, अगर बात करें अभी तीसरे चरण के चुनाव में, देखिए कानपुर सबसे सुस्त दिखा था, यानी वोटिंग करने लोग नहीं निकलते हैं। तो यही हम जानना चाह रहे थे कि बांदा में क्या प्रतिशत रहता है पहले वोटिंग का, और इस बार क्या उम्मीद है? जिस तरीके से लगातार शासन प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का अपने प्रयोग करें, तो क्या उसका कुछ फायदा नजर आने वाला है? लेकिन निश्चित तौर पर उम्मीद है कि बांदा में 60% से ऊपर ही वोट पोल होगा। और जिस तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन ने भी कई कार्यक्रम किए और नर वधु को भी मंडप से उठा करके वोट मतदान करने की जो अपील की करवाई गई और जिस तरीके से और भी कार्यक्रम हुए, तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बांदा में 60% से ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है कि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। लोग सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगेंगे। लेकिन अब देखना है कि जमीनी हकीकत क्या है कि बहुत से लोग बाहर हैं जो बांदा में नहीं है और वो उनका मत यहाँ पर है, पर वो बांदा में नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या बन रही है। जी, जैसा आपने बताया कि हिंदुत्व पर जनता के मन में बात चल रही है और जैसे कि महंगाई भी एक मुद्दा होगा, तो क्या ये जो आखिरी में जब हम कहें रैलियों में इस तरीके से, यानी क्या जातिगत राजनीति करने का जो प्रयास किया गया है, क्या वो असफल साबित होगा? बांदा में क्या कुछ समीकरण बनता दिख रहा है जाति आधारित? क्या लोग बढ़ते नजर आते हैं या फिर एक होकर के इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर बांदा में मैंने शुरू से ही कहा कि अगला बनाम पिछला चुनाव है। बांदा नहीं, काफी प्रदेश के काफी जिलों में यही माहौल है कि ये चुनाव है विधानसभा का, ये 2012 की तरफ जा रहा है। 2022 का चुनाव 2012 की तरफ जा रहा है और 2012 में जो समीकरण थे, आज कहीं ना कहीं वही तस्वीर सामने आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि बांदा में बहुजन समाज पार्टी का जो रोल है चारों विधानसभा सीटों में, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और वो लड़ाई में बराबर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। शुरू से ही जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने पकड़ बनाई वो अंत तक बनाई रखी है। तो अब ये देखना होगा कि ये किस हद तक भारतीय जनता पार्टी चुनौती देते हैं, नतीजों में क्या बदलाव लाते हैं, ये देखना है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या जातिगत राजनीति लखीमपुर खीरी में देखी जाएगी इस बार, या फिर एक होकर के लोग मतदान करते नजर आएंगे, या कहें ध्रुवीकरण की जो राजनीति करने का प्रयास किया गया है, क्या वो सफल साबित होगा? दो ही चीजें सामने साफ निकल कर आ रही है और दो ही पार्टियां लड़ने में यहाँ पे दिखाई देती है, भाजपा और सपा। कहीं भी आठों, अगर की बात की जाए तो आठों सीटों पर भाजपा और सपा लगातार आपस में भिड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर होगी लगभग। अगर धौरारा विधानसभा की बात की जाए वहां पे कांटे की टक्कर है। अगर आपकी कत्ता की बात की जाए तो कत्ता में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अगर लखीमपुर सदर की बात की जाए तो लखीमपुर सदर बसपा अच्छी लड़ेगी, लेकिन वहां पे जो आप आज का रुझान बताया, जिनका रुझान जो कुछ इस तरीके से लग रहा है कि लोग चाहे भाजपा की तरफ बढ़ रहे हैं या सपा की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों तरीके से आमने सामने की टक्कर है, आमने सामने लगातार खड़े होने का काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी जो चूक है भाजपा की तरफ से अगर देखा जाए तो जो महंगाई है, तो महंगाई के खिलाफ लोग कहते हुए नजर आ रहे थे। तो ये एक मेन मुद्दा इन लोगों का है, जो वोटर है उनका मेन मुद्दा है। आज जो हमने बात की लोगों से, तो महंगाई मुद्दा है। लेकिन लखीमपुर के अंदर आठों विधानसभा में तिगुनिया कांड का फर्क पड़ेगा, ऐसा लोग कहते हुए कल नजर आए थे। अब ये बाकी रह गया है कल के ऊपर। जी, तो जिस तरीके से महंगाई मुद्दा बना हुआ है, तो क्या लोगों का ये मानना है कि यही वजह है कि पेट्रोल की कीमत का लगातार अब स्थिर रहना और उसमें बढ़ोतरी ना होना, और लगातार देखिए स्मार्टफोन भी बांटे गए हैं, टैबलेट भी बांटे गए हैं, और तमाम स्कीमों के जो वादे किए गए हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं, एक बार हमको और मौका दें तो हम ये सुविधाएं और पहुंचाएंगे। तो क्या यही कारण है ये सब चुनावी वादे करने का? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली बार सरकार आई थी, वादे किए थे, उसके बाद में हालांकि अगर देखा जाए तो काम जो है आवाज भी दिए थे इस तरीके से और लैपटॉप बांटने का काम किया था, लेकिन इस बार और ज्यादा वादे कर रही है। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे जब आए थे सीएम तो उन्होंने एक बात कही कि निवासन क्षेत्र में जब आए तो यहाँ पे पुल लगभग नहीं बन पाया है, जहाँ से लोगों पानी में काफी दिक्कत हो जाती है, बाढ़ प्रभावित थे। तो पुल का यहाँ आश्वासन लोगों को देखे गए हैं कि जब अगली बार हमारी सरकार आएगी तो ये पहले पुल बनाया जाएगा। लेकिन ये तय करेगा, वादे तो हालांकि सरकारें आती हैं करती हैं, कितना वादे पे खरा उतरती हैं हमको ये तो वक्त ही बताएगा। अभी जो है समय के गर्भ में है, जब
10 मार्च को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही तय हो पाएगा किसकी सरकार बनती है, कौन अपने वादे पर खरा उतरता है। हाँ बिल्कुल, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। और वहीं अनंत, अगर आपसे जानना चाहे कि बांदा की स्थिति क्या कुछ है, यानी कि जैसा आपने कहा कि जातिगत राजनीति उतनी नहीं हो पाएगी, अगला पिछड़ा बनाम आपने जरूर कहा, लेकिन ये जानना चाहेंगे यादव वोट बैंक आखिर बांदा में कितना है और क्या बीजेपी इस बार उसमें सेंधमारी करने में कामयाब होगी? देखिए, इस बार बांदा में जो स्थिति है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ जातिगत चुनाव है और यादव वोट बैंक भी यहाँ पर 15,000 मत थे के, और वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में जाते हुए दिख रहे हैं। नहीं बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार सेंधमारी करना है। यानी कि हर सीट पर कांटे की टक्कर रहने वाली है, कहीं पर भी किसी का एक पार्टी का एक पक्षी दबदबा नहीं रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल इस बार चुनाव बहुत साइलेंट है और कुछ भी लहर नहीं है किसी की भी। आज ये जरूर मान सकते हैं कहीं ना कहीं अंदर खाने अखिलेश यादव की लहर है। और ये जो लगातार जो चुनावी वादे किए गए कि स्कूटी हम भी देंगे और टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए हैं, क्या इसका उतना जोर नजर नहीं आ रहा है? देखिए, चुनाव में अब जनता आदी हो चुकी है वादों की। बिल्कुल, बड़ी बात है। हाल में जो लहर में जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जनता ने भी 340 सीटें माने रखी हैं, इसलिए दल के खाते में उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश से आ जाना, जहाँ पर इतना ज्यादा ध्रुवीकरण हो, जहाँ पर जातिगत समीकरण हो, तो वहाँ पर 340 सीटें अगर एक पार्टी के खाते में आती है, उसके बाद जनता अभी भी संतुष्ट है कि उसको महंगाई नहीं मिली, महंगाई से उसको गुजरना पड़ा, रोजगार नहीं मिला और भी तमाम चीजें हैं। चुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद और तमाम नेता जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इन सब चीजों का असर निश्चित तौर पर दिखे रख रहा है। जी देखिए अशरफ, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि रोजगार की बात सामने आई है, तो रोजगार को लेकर क्या कुछ स्थिति लखीमपुर खीरी में लोगों के मन में क्या चल रहा है? आखिर रोजगार क्या बड़ा मुद्दा वहां पर नहीं बनता दिख रहा है? अगर लखीमपुर की बात की जाए तो रोजगार का भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हुए आज भी नजर आए थे कि इस तरीके से रोजगार छिन गया है लोगों का। हालांकि कोरोना काल था, उसमें किसी की सरकार की नहीं चलती थी, लेकिन अगर देखा जाए नौकरियों की अगर बात की जाए तो उस तरीके से नौकरियां नहीं निकाली गई जैसा वादा किया गया था, ऐसा जनता कहती हुई नजर आ रही थी कि इनका रोजगार महंगाई लेकिन चरम सीमा पर है। अगर 300 वाला दिहाड़ी मजदूर है, 250 वाला दिहाड़ी मजदूर है, लेकिन 200 रुपए जीकर जब उसको सरसों का तेल लेना पड़ता है तो इससे काफी दिक्कतें होती हैं। तो यही लोग कहते हुए नजर आए थे कि इस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है। अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन अब महंगाई ज्यादा है, तो हो सकता है रुझान लोगों का महंगाई की तरफ है, हो सकता है बदलने की कोशिश में हो, लेकिन ये बात अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कल वोटिंग होना है और 10 तारीख को नहीं। चर्चा अभी ऐसी है कि इस मुद्दे पर अभी और बात की जा सकती है, लेकिन समय हमारे पास फिलहाल इतना ही है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बांदा से अनंत दीक्षित को आपने सुना और लखीमपुर खीरी से अशरफ अंसारी को आपने सुना। आपको बता दें दोनों ने हमें बताया कि क्या कुछ स्थिति वहां पर रहने वाली है। वहीं अगर देखिए आपको एक बार बताते चलें कि 403 विधानसभा सीटों पर, ये उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव जारी है। 7 चरणों में यह चुनाव हो रहा है और अब चौथे चरण की पारी है, और इसी को लेकर के हमने अपने संवाददाताओं से बात करी कि आखिर ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट रहने वाली है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।